बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम तहसीलदार बैच के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और लास्ट सेक्शन था हमारा रेवेन्यू लॉज का, जिसमें 3 एक्ट्स हमने करने थे। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वो कंप्लीट हो चुका। उसके साथ हमने लैंड एक्विजिशन 1894 करना था, वो भी कंप्लीट हो चुका। और अब हम टेनेंसी एक्ट 1887 कर रहे हैं। इसका आज 5th लेक्चर है और उम्मीद करता हूं कि हमारी इस एफर्ट से आप सबको फ़ायदा होता होगा। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे चैनल का और ग्रुप का लिंक तमाम लोगों तक शेयर करें जो तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है टेनेंसी एक्ट का। इसके अंदर हमने एलिनेशन और सक्सेशन को देखना है। बुनियादी तौर पे ये 2 प्रोसेस हैं जिनके अंदर जो ऑक्यूपेंसी का राइट है वो ट्रांसफर होता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक। इसके अंदर कुछ तरीकाकार दिए गए हैं। एलिनेशन जो है इसके अंदर तो डायरेक्टली आपका राइट, आप उसको बेच भी सकते हैं, आप गिफ्ट कर सकते हैं, आप मॉर्टगेज कर सकते हैं। और दूसरा सक्सेशन। सक्सेशन कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो किस तरह से फ्लो करता है, किस किस को जाता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। 52A है, ये चैप्टर नंबर 5 जैसे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे एक नया ऐड कर दिया गया कि ये चैप्टर नंबर 5 जो है सारे का सारा, ये जो मुकर्रीदार हैं रावलपिंडी या अटक डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं, इन पर अप्लाई नहीं होगा। ये जो आज हम बात करने लगे हैं, मुकर्रीदार जिनको हम कैटेगरी ए के ऑक्यूपेंट कहते थे, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। 53 सेक्शन देखते हैं। प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 बाय टेनेंट। ये सेक्शन 5, ये जो जब हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, और इससे पहले हमने सेक्शन 5 के अंदर जो ऑक्यूपेंसी के राइट्स देखे थे कि 4 ABCD कैटेगरी ये थे, और फिर सेक्शन 6 था। सेक्शन 5 के 4 लोग, 4 कैटेगरीज, और उसके बाद सेक्शन 6 में 1868 वाले लोग, और उसके बाद सेक्शन 8 के अंदर ये तमाम लोग, हम इनको ऑक्यूपेंट कहते हैं, यानी इनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। तो उस सेक्शन 5 की यहां पे बात हो रही है। वो लोग जो हैं वो मे ट्रांसफर दैट राइट बाय सेल। पहली चीज सेल, गिफ्ट, हिबा जिसको आप कह सकते हैं, मॉर्टगेज, ये रहन पे होता है, किसी से पैसे ले लें और जमीन कुछ वक्त के लिए उसको दे दें। और मॉर्टगेज की एक और टाइप भी यहाँ पे बताई जाएगी, सूद वाला सूद वाला रहन। ठीक है, यूजुअल फ्रक्चरी मॉर्टगेज। अच्छा, ये नंबर 3 पे ये हो गया, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन्ड इन द सेक्शन। तो अब ये जो सारी कंडीशन यहाँ पे बयान की जाएंगी, इनके अकॉर्डिंग जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है उसको सेल भी किया जा सकता है, गिफ्ट भी किया जा सकता है, मॉर्टगेज भी किया जा सकता है। सब सेक्शन 2 देखते हैं। इफ ही इंटेंड्स, यानी ऑक्यूपेंट जो है, टू ट्रांसफर द राइट बाय सेल, गिफ्ट, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल ये थोड़ा आगे जाके आएगा, ये मैं दोबारा आपको करवाऊंगा। या फिर यूज फ्रैक्चरी मॉर्टगेज, इसको हम सूद वाला रहन कहते हैं। इसमें ये होता है कि आप किसी से पैसे ले लेते हैं, बिलफर्ज आपने 5 लाख जो है वो ले लिया है और आपने जमीन उसको दे दी है, तो आप कहते हैं कि ये 5 लाख जो मैंने आपको दिया है, ये रहन पे जमीन लेने वाला कहता है कि ये 5 का मुकम्मल जो 5 है वो नहीं होगा, इसमें से थोड़े कम मैं वापस लूंगा। ठीक है, 4 लाख वापस लूंगा और उतनी देर आपकी जमीन इस्तेमाल करूंगा। इसमें जो यूज फ्रैक्चरी है, इसमें देने वाले को फायदा होता है। देने वाला जो है ना, एक किस्म का सूद इसके ऊपर ले रहा होता है। He shall cause notice of his intention to be served on his landlord through revenue officer। तो जो लैंडलॉर्ड होता है उस सारी जमीन का, उस तक ये नोटिस जाता है थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर, एंड शेल डेफर प्रोसीडिंग विद इन द विद द ट्रांसफर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। 30 दिन ट्रांसफर नहीं होगा, 30 दिन का नोटिस होता है कि भाई मैं अपनी इस जमीन को
मॉर्टगेज करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है उसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ। चूंकि ये ओनर तो नहीं होता, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है इसको ना ये एक और टर्म भी यहाँ पे होती है कि कोई कुछ पुरानी दुकानें या पुरानी कुछ ज़मीनें होती हैं, उनको ना हमारे ये लोग कहते हैं कि ये पर्ची पे है या पगड़ी पे है, इस किस्म की कुछ ज़मीनें होती हैं, उनका सिर्फ़ ऑक्यूपेंसी राइट ही मौजूद होता है, उन ज़मीनों का या उन जायदादों का, ओनरशिप नहीं होती। तो वो जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, वो भी सेल हो जाता है। ये उस किस्म की जो है ना सिचुएशन है यहाँ पे। नंबर 3 है, within that kind of 1 month the landlord may claim to purchase the right at such value, जितनी कीमत वो कहेगा उतने में वो खरीद सकता है। A revenue officer may on application made to him in his behalf fix, तो कुछ हो सकता है ये रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो वेरी भी करवा सकते हैं उस वैल्यू को। नंबर 4 है, when the application to the revenue officer is so fixed द वैल्यू ऑफ अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, उस एप्लीकेशन में फिक्स कर दिया गया इसमें विच इज ऑलरेडी मॉर्टगेज, ऐसी जमीन जो ऑलरेडी रहन पे दी हुई है। ठीक है, देखें एक ऑक्यूपेंट है, उसने जमीन आगे बी पर्सन को देकर उससे पैसे लिए हुए, बिलफर्ज ये 5 लाख लिया हुआ है और इसमें से 4 लाख उसने वापस देना है या जो भी है, तो इस जमीन की वैल्यू में वो जो मॉर्टगेज की अमाउंट है वो भी जमा हो जाएगी। इसका थोड़ा सा तरीकाकार उससे डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट इस तरह से है कि ये पहले उस चार्ज को खत्म करवाया जाएगा खरीदने वाले से, खरीदार से, फिर ये जमीन, या फिर इसके अंदर होता है कि मैंने रहन पे उसको एक हिस्सा दिया हुआ है, 2 हिस्से जो है वो आप काश्त करें जब तक रहन मुकम्मल नहीं हो जाता, जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये भी आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कुछ शराइत हो सकती हैं ऑलरेडी मॉर्टगेज लैंड के ऊपर। When the application to revenue officer is so fixed the value of a right of occupancy which is already mortgaged, he shall fix the value of the right as if it were not mortgaged। तो इन्होंने उसको इस तरह से यानी फिक्स करना है कि वो कीमत उसके अंदर डाल देंगे और कहेंगे कि ये हर किस्म के चार्जेस से आजाद होकर अगले बंदे को ऑक्यूपेंसी का राइट मिलेगा। ठीक है, वो जो कीमत उसके अंदर चल रही होगी या जो उधार अभी चल रहा होगा उसको यहाँ पे क्लियर करवा दिया जाएगा। नंबर 5 है, द लैंडलॉर्ड शैल बी डीम्ड टू हैव परचेज द राइट इफ ही पेज द वैल्यू टू रेवेन्यू ऑफिसर विद इन सच टाइम एज दैट ऑफिसर अपॉइंट्स। जितना टाइम वो रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं उतने टाइम के अंदर लैंडलॉर्ड पैसे देकर ऑक्यूपेंसी का राइट खुद भी परचेज कर सकता है। नंबर 6 है कि ऑक्यूपेंसी टुवर्ड्स लैंडलॉर्ड यानी ट्रांसफर कैसे होगा। ऑन द वैल्यू बीइंग सो पेड, जब पैसे पे कर दिए गए, द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शैल बी एक्सटिंक्ट, उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो टेनेंट का था वो खत्म हो जाएगा। एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजेशन ऑफ द टेनेंसी, तो उस टेनेंसी को वो यानी ऑक्यूपेंसी को वो जो लैंडलॉर्ड है उसके हवाले कर दिया जाएगा। नंबर 7 है, इफ द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाज ऑलरेडी मॉर्टगेज, तो यहाँ पे वो बात जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे रिपीट की जा रही है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, वहां पे सिंपल सा एक बताया गया था कि उसका जो रेट है ये देखें, ही शैल फिक्स द वैल्यू ऑफ राइट एज इफ इट वर नॉट मॉर्टगेज, तो इस तरह एक क्लियर सी वैल्यू उसकी पे करवाई जाएगी ताकि उसके सारे चार्जेस क्लियर हो जाएंगे। और वो चार्जेस कैसे क्लियर होंगे, यहाँ पे 8 में देखिए, 7 में सॉरी। इफ द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाज ऑलरेडी मॉर्टगेज द टेनेंसी शैल पास टू द लैंडलॉर्ड अनएनकम्बर्ड। एनकम्बर क्या होता है? एनकम्बरेंस हमने पढ़ा था, बोझ को कहते हैं। ठीक है, बोझ, तो जो उसके ऊपर एनकम्बरेंस होगी उसको खत्म करके उसको अनएनकम्बर्ड किया जाएगा। ठीक है, बोझ से खाली किया जाएगा बाय मॉर्टगेज बाय द बट द मॉर्टगेज डेट शैल बी अ चार्ज ऑन द परचेज मनी। तो जिस तरह मैंने बताया था कि ये मॉर्टगेज की अमाउंट जो है वो इसमें जमा हो जाएगी। ठीक है, जो असल परचेज मनी होगी उसके साथ ये पैसे जमा हो जाएंगे और ये जमीन जो है नए ऑक्यूपेंट को फ्री ऑफ ऑल चार्जेस जो है वो शिफ्ट होगी। नंबर 8 है, इफ देयर इज नो सच चार्ज एज अ फोर्सेड, अगर ऊपर वाली किसी किस्म की कोई रहन वाली बात नहीं है, मॉर्टगेज खत्म हो चुका है और पैसे सारे रिटर्न हो चुके हैं, नो अदर चार्ज है, तो एज अफोर्सेड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन, जो वो हिदायत जारी करे उनके मुताबिक
विच ही मे रिसीव फ्रॉम एनी कोर्ट, जो उसको किसी कोर्ट से हिदायत मिली होंगी, उनके अकॉर्डिंग पे द परचेज मनी टू द टेनेंट, सिर्फ परचेज मनी दी जाएगी, फिर मॉर्टगेज की अमाउंट नहीं दी जाएगी अगर कोई इस तरह का चार्ज उसके ऊपर अभी मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो उसकी पेमेंट इसमें जमा करके दी जाएगी, अगर मौजूद नहीं है तो उसके अलावा सिर्फ परचेज मनी दी जाएगी। नंबर 9 है, इफ देयर इज सच अ चार्ज, अगर कोई ऐसा चार्ज है, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सब्जेक्ट एज अफोर्सेड, जिस तरह ऊपर बात हुई है, ईदर अप्लाई इन अ डिस्चार्ज ऑफ मॉर्टगेज डेट, तो मॉर्टगेज का जो डेट है उसको क्लियर करने की बात है यहाँ पे। मनी एज इज रिक्वायर्ड टू फॉर द परचेज एंड पे द बैलेंस, ये दो चीजें जो उसकी तरफ अभी बैलेंस है, अगर जो ऑक्यूपेंट है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जिसके पास है, टेनेंट ने किसी से उधार पकड़ा हुआ है रहन की सूरत में, मॉर्टगेज की सूरत में, आगे उसने किसी को सबलेट की हुई है, जमीन किसी से ली हुई है और आगे उसने किसी और को दी हुई है, इस तरह का मामला है, पैसे पकड़े हुए हैं। तो इस मामले में देखिए कोर्ट क्या करी, इफ एनी टू द टेनेंट, टेनेंट की तरफ है, और रिटेन द परचेज मनी पेंडिंग द डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट, या फिर परचेज मनी जो है वो पेंडिंग कर दी गई है एज टू द पर्सन और पर्सन एंटाइटल्ड देयर टू। तो इसमें सादा सी बात यह है कि कोर्ट जिस तरह कहेगी, कोर्ट जितने पैसे अजाफी उसके कहेगी, तो दोनों पार्टीज की कंसेंट से, दोनों पार्टीज की एक्सेप्टेंस से परचेज मनी जितनी उसके ऊपर, परचेज मनी के साथ जितना डेट है उस जमीन के ऊपर वो भी पे किया जाएगा, या फिर इसमें से कोर्ट जिस तरह से डायरेक्शन देगी उस तरह से होगा। नंबर 10 सबसेक्शन देखिए इसका, वेयर देयर आर सेवरल लैंडलॉर्ड्स ऑफ अ टेनेंसी, अगर एक से ज्यादा लैंडलॉर्ड्स हैं, एनी ऑफ देम मे बी डीम्ड टू बी द लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, तो उनमें से किसी एक लैंडलॉर्ड को जो है वो रिटर्न की जाएगी, वो आगे फिर उसी तरह तकसीम दर तकसीम कर लेंगे जिस तरह उन्होंने पहले उसको अपनी लैंडलॉर्ड जो है, ग्रुप ऑफ लैंडलॉर्ड्स है, उन्होंने पहले जिस तरह उसको मैनेज किया हुआ है, अगर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एक को वापस गया तो वो सबको उसी तरह से डिवाइड हो जाएगा। नंबर 11, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शेल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट और अगेंस्ट एनी सर्वेंट ऑफ द स्टेट, किसी सरकारी मुलाजिम या सरकार के खिलाफ इस पूरे प्रोसेस में जिन्होंने काम किया उनके खिलाफ कोई दावा दायर नहीं हो सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द टू लास्ट फोरगोइंग सबसेक्शन, ये जो इनमें 9-10 में जो बात हो रही है, ठीक है। बट नथिंग इन दिस, अच्छा ये ना एक चीज बड़ी तसल्ली से समझ लें कि जब भी ऐसा कोई काम आता है ना कि जो गुड फेथ में जो रेवेन्यू ऑफिसर ने किया है, आप उसके खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकते। ये ज्यादातर अमाउंट्स के बारे में आता है कि जी दो लोग जो थे वो ए और बी जो है वो दावा कर रहे थे कि मेरी जमीन है, तो बी ने जाके सेटिस्फाई कर दिया रेवेन्यू ऑफिसर को, तो उन्होंने पैसे बी को दे दिए। ए अब रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ नहीं कुछ कर सकता, ये बातें ऑलरेडी हो भी चुकी हैं, इसमें भी हमने की है जब वो डिपॉजिट की बात पिछले सेक्शन में हुई थी, लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी हमने ये बात की है, लैंड एक्विजिशन में भी की है कि ये जो गुड फेथ में किया गया काम होता है ना, इसके खिलाफ आप जो रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी ने आपकी गैर मौजूदगी में रेवेन्यू ऑफिसर को या किसी और ऑफिसर को जो है वो मुतमईन करके रकम वसूल कर लिए, तो आप इसके खिलाफ जाके कोर्ट में कह सकते हैं। तो वो वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है, ये बात बार बार आती है कि जब गुड फेथ में किया गया काम सरकार या सरकारी मुलाजिम की तरफ से है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन जिस बंदे ने आपकी गैर मौजूदगी में ये काम किया है, आपका हक सलब किया है, आप उसके खिलाफ कर सकते हैं, ये वाली बात यहाँ पे हुई, ठीक है। नंबर 54 सेक्शन, फोरक्लोजर ऑफ मॉर्टगेज कंडीशनल ट्रांसफर, अच्छा इसमें इस चीज को समझिए, बाज़ का जो ऊपर बात हुई है कि उसकी डेट जो है ना उसका उसको हमने पे करना है, तो यहाँ पे एक कंडीशनल ट्रांसफर भी हो सकता है कि कोई कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि दो हिस्से जो है वो आप अब ले लें, एक हिस्सा आपने आगे हमने मॉर्टगेज पे दिया हुआ है तो वो बाद में क्लियर हो जाएगा, या उसके ऊपर हमारा राइट रहेगा, सो एंड सो कुछ भी हो सकता है। वेयर अ मॉर्टगेज ऑफ अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5, ये सेक्शन 5 वही है जिसमें चार राइट ए बी सी डी तक जो था वो चार क्लासेस बताई गई थी ऑक्यूपेंट्स की। टू फोर क्लोज हिज मॉर्टगेज, वो पहले अपने मॉर्टगेज को क्लोज करना चाहता है, या फिर दूसरी बात, या अदरवाइज एनफोर्स हिज लियन, या वहां पे अपना हक जो है वो रखना चाहता है,
ऑन द लैंड सब्जेक्ट टू द राइट, उसका जो वो कहता है कि मैं सारी जमीन चलें ट्रांसफर कर लेता हूं, लेकिन यहां मेरा कुछ ना कुछ हिस्सा रहेगा ताकि ये बात सबूत रहे, इस बात का सबूत रहे कि मेरा यहाँ के पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था, मैं इसको खत्म नहीं करना चाहता। ठीक, द प्रोविजंस ऑफ लास्ट फोरगोइंग सेक्शन शेल, तो ये जो पिछला सेक्शन था उसकी जो टर्म्स हैं, सो फार एज दे कैन बी, जिस तरह से हो सकें, 11 में से जो हो सके यहाँ पे अप्लाई होंगी। ठीक है, अप्लाई एज इफ द मॉर्टगेजी वर टेनेंट, तो अगर टेनेंट ने सारी जमीन मॉर्टगेज पे ही ली हुई थी तो वो कहता है कि मुझे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी इसमें से जमीन या कुछ शराइत में ऐसी रखूंगा ताकि मेरा राइट जो है वो यहां से खत्म ना हो। 55 क्या है? सेल ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन, ऊपर थी बात ट्रांसफर की, ऊपर ट्रांसफर या गिफ्ट वगैरह की भी बात हुई है हमने, अब यहां से सेल का ना प्रोसीजर बताया गया है। चीजें सारी पीछे डिस्कस हो चुकी हैं कि कौन कौन सी चीज होगी, अब किस तरह से होगी सेल वाला यहां पे जरा देखिए। सेल ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, सेक्शन 5 में जो ऑक्यूपेंसी दी हुई है ना 4 किस्म की, उनकी सेल की बात होगी। A right of occupancy under section 5 may be sold in execution of a decree or order of a competent court, किसी कोर्ट से जो डिक्री होगा कोई मामला, तो उस सूरत में कोर्ट के ऑर्डर से जो है वो सेल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है जी सबसेक्शन 2 है, बट नोटिस ऑफ एन इंटेंडेड सेल ऑफ एनी सच राइट शैल बी गिवन बाय द कोर्ट टू द लैंडलॉर्ड, लेकिन कोर्ट जो है वो लैंडलॉर्ड को वहां पे बुलाएगी, नोटिस देगी। एंड इफ एट एनी टाइम बिफोर द क्लोज ऑफ द डे, अच्छा जिस दिन उन्होंने बुलाना है, तो जिस तरह वो जो 25% पहले देते हैं हम ऑक्शन वाली बात, तो उन्होंने वहां पे ऑक्शन की सूरत में जो 25% है उस वक्त जमा करवाना है। एक नहीं, एक से ज्यादा लोग भी वहां पे बिड में हिस्सा, बोली में हिस्सा ले सकते हैं, उसके मुताबिक बाकी अमाउंट भी फिर पे कर दी जाएगी, जिस तरह कोर्ट डिसाइड करेगी, जिस तरह डायरेक्शंस देगी उसके अकॉर्डिंग बाकी पेमेंट की जाएगी। 56 है ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर एनी अदर सेक्शन देन सेक्शन 5, सेक्शन 5 के अंडर जो ए बी सी डी 4 किस्म की जो ऑक्यूपेंसीज आती है ना, इनके अंदर है कि हेरिडिटी वाले, जनरेशन टू जनरेशन वाले हो गए, दूसरे एक जागीरदार हो गए, तीसरे मॉर्टगेज वाले हो गए। ठीक है, और इस किस्म के जो लोग हैं ये लोग इसमें फाउंडर भी आते हैं, फाउंडर 4 किस्म के जो लोग हैं, इनके अलावा कोई ऑक्यूपेंसी सेल नहीं हो सकती। इनके अलावा कौन सी ऑक्यूपेंसी है? इनके अलावा ऑक्यूपेंसी वो राइट्स जो 1868 से पहले थे वो वाली भी आती है, और फिक्स टर्म वाले भी आते हैं वो वाले, उनकी सेल वो इनके अंडर नहीं होगी, जिस तरह 55 में बताया गया है इस तरह से वो नहीं होगी। A right of occupancy under any other section than section 5 shall not be attached or sold in execution of a decree or a court of any court or without the previous consent in writing of the landlord। अच्छा, कोर्ट या फिर लैंडलॉर्ड की परमिशन से इनके अलावा कोई भी ऑक्यूपेंसी इनमें से जो है वो अटैच नहीं होगी। ठीक है, अटैच होना सेलिंग के लिए ही होता है ना, गवर्नमेंट अपना कोर्ट उसको अटैच करके सेल करना चाह रही होती है। नंबर 57 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। देखें, एक राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर हो गया है ए से बी की तरफ, तो जो राइट्स ए के थे वही बी को ट्रांसफर हो जाएंगे, ये सिंपल बात है यहाँ पे। व्हेन अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय सेल, गिफ्ट और यूजफ्रक्चरी, ये सूद वाला मॉर्टगेज रहन, टू अ पर्सन अदर देन द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के अलावा, लैंडलॉर्ड के पास आएगा तो लैंडलॉर्ड के तो और भी इख्तियारात हैं ना, उनमें उनके इख्तियारात तो और टाइप के भी होते हैं। दैट पर्सन शैल, वो जो नया बंदा है बी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड इन विच द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी या सबसिस्ट लिखा हुआ है जहां पे मौजूद है, हैव द सेम राइट्स, वो सारे उसी तरह से राइट एंड द सब्जेक्ट टू द सेम लायबिलिटीज, और जो उसके ऊपर लायबिलिटीज होंगी, जो उसने ठेका देना, जो जो भी करना वो सारा उसी तरह से होगा। एज द टेनेंट टू होम बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द राइट हैड बिलोंग्ड एंड वाज सब्जेक्ट,
जो चीजें सारी पहले टेनेंट के ऊपर लगती थी वही नए टेनेंट के ऊपर लगेंगी। 58 है सबलेटिंग। सबलेटिंग होता है कि एक टेनेंट ने जमीन रखी हुई है और वो आगे किसी और को सबलेट यानी अपने जेरे निगरानी जैली किसी और किसान को रखना चाह रहा है, किसी जैली मजारे को रखना चाह रहा है, तो ये वो सबलेटिंग होती है। अ टेनेंट हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड में, उसके पास ये इख्तियार है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में रहते हुए, बाकी शराइत को मद्देनजर रखते हुए, एंड टू द कंडीशंस ऑफ एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन हिम एंड लैंडलॉर्ड, अगर उसमें उसने कहा कि आप सबलेट नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकेगा। अगर उसमें कहा है कि सबलेट कर सकते हैं तो फिर जनाब वो सबलेट द लैंड और एनी पार्ट देयर ऑफ, वो अपनी सारी जमीन या उसका कोई हिस्सा सबलेट कर सकता है। इसकी टर्म मैक्सिमम हो सकती है 7 ईयर्स। सबसेक्शन 2 है अ पर्सन टू होम लैंड इज सबलेट, जिसको मजीद टेनेंट बनाया गया है बाय ए टेनेंट हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी देयर इन शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट लैंड, उस जमीन की मद में, एंड सो फार एज रिगार्ड्स द लैंडलॉर्ड बी जॉइंटली। अच्छा, दो हैं यहां पे टेनेंट, एक तो टेनेंट है पहला ए, आगे सबलेट वाला बी, समझ लें, ठीक है। तो दोनों ने ज्वाइंटली जो लैंडलॉर्ड की तरफ से जो लायबिलिटीज हैं उनको पूरा करना है, क्योंकि अब दो लोग हैं ना। अब डायरेक्ट जो सबलेट वाला है, जिसको सबलेट हुई है, वो डायरेक्टली जिम्मेदार तो नहीं है लैंडलॉर्ड को, जवाबदेह तो नहीं है, तो अब दोनों लोग ज्वाइंटली जवाबदेह होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट टू ऑल लायबिलिटीज ऑफ द टेनेंट अंडर दिस एक्ट। बाकी जितनी चीजें यहां पे हैं दोनों लोग उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। 58A है, ये बाद में ऐड हुई है। ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर एनी सेक्शन ऑफ द एक्ट बाय एक्सचेंज, इस एक्ट में किसी भी सूरत हाल में अगर ऑक्यूपेंसी एक्सचेंज हुई है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एक्सचेंज हुआ है, तो उस सूरत हाल में देखिए, एनी टेनेंट विद राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मे विद द कंसेंट ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, अपने लैंडलॉर्ड की परमिशन से, ट्रांसफर हिज लैंड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्होंने जमीन को एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है, of holding of which both he and his landlord are members, किसी ऐसी सोसाइटी को दे दी है, जमीन एक्सचेंज कर लिया है, टेनेंट भी उसका उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर था और लैंडलॉर्ड भी था, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसेक्शन 2 में देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, यहां पे इस एक्ट में जो बात भी हुई है उसको जरा साइड पे रख दें, और एनी अदर एनेक्टमेंट इन फोर्स, या कोई भी उस वक्त जो है जो उस वक्त कोई कानून, अगर स्पेशल लॉ, स्पेशल एक्ट या कोई और ऑर्डर चल रहा होगा, एनी लैंड, एनी लैंड obtained in exchange in pursuance of the provisions of subsection 1, यहां पे जो हुई है, एक्सचेंज हुई है, shall be deemed to be subject to the same rights, अगर कोई स्पेशल कानून वहां पे नहीं लगा हुआ या इस एक्ट में कोई और चीज जो है वो सारी की सारी उसको, उसमें अगर कुछ कंट्राडिक्शन नहीं है तो सारे राइट्स वही होंगे जो पहले पहली ऑक्यूपेंसी के थे, एक्सचेंज ऑक्यूपेंसी के भी वही राइट्स होंगे। आगे आसान सी चीज है, सक्सेशन, जब कोई राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रखने वाला टेनेंट जो है वो फौत हो जाता है, तो उस सूरत हाल में मुस्लिम अगर टेनेंट है तो उस सूरत हाल में क्या होगा, और नॉन मुस्लिम जो है उस सूरत हाल में क्या होगा, ये सादा सी 2-3 चीजें इसके अंदर देखते हैं। When a Muslim tenant having a right of occupancy in any land dies, जब उसकी वफात हो जाती है, the right shall devolve, जो उसका राइट है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, on his heirs, उसके जो वरसा हैं, in accordance with the provisions of the Muslim personal law शरिया, प्रोवाइडेड दैट, इसमें जरा देखिए कि ये तो उन्होंने कहा कि वारिसीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसके जो भी एयर्स होंगे। यहाँ पे एक प्रोविजन है, अगर वो फीमेल हो, अगर फीमेल हो जिसके पास राइट्स हैं तो क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट व्हेन ऑक्यूपेंसी राइट्स आर हेल्ड बाय अ फीमेल एज अ लिमिटेड ऑनर अंडर कस्टमरी लॉ, कोई ट्रेडिशनल या कहीं पे कोई रवायत के लिहाज से अगर औरत को राइट दिया गया है, सक्सेशन shall open out on the termination of his limited interest to all person who would have been entitled to inherit the property at the time of his death, उसकी डेथ के वक्त जो लोग
एंटाइटल होंगे यानी जो उसके वारिसीन होंगे उन तक ये राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, एंड इन द इवेंट, और जब उसकी वफात हुई है, ये बात मैं आपको किसी और तरीके से भी समझाता हूं, जब उसकी वफात हुई, क्योंकि यहाँ पे ना कस्टमरी लॉ ये बात हो रही है, एंड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी ऑफ सच पर्सन बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द लिमिटेड इंटरेस्ट, जो लिमिटेड इंटरेस्ट को टर्मिनेट करने से पहले जिनकी डेथ हुई है, तो उनकी डेथ के टाइम पे जो ऊपर बात हो रही है मेंशन अबव, सक्सेशन शैल डिवॉल्व, ये जो विरासत है या सक्सेशन है ये आगे किस तरह से ट्रांसफर होगी, उसके जितने भी एयर्स हैं और सक्सेसर्स हैं एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ द फीमेल, जितने लोग एग्जिस्ट करते हैं जब ये राइट ट्रांसफर हो रहा है या टर्मिनेट हो गया, गिफ्ट का ऑप्शन मौजूद था, हो सकता है मरने से पहले टर्मिनेट कर दिया गया, टर्मिनेशन तक जो लोग मौजूद थे तो उनमें से ही सक्सेसर बन सकते हैं। आउटसाइड आउटसाइड द सक्सेसर्स या उसके जो एयर्स हैं या उसके जो वरसा हैं उनके बाहर ये राइट शिफ्ट नहीं हो सकता, ये बात यहां पे की गई है। इसमें जरा एक्सेप्शन समझ लीजिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये जो फीमेल वाली बात है, विच द फीमेल लिमिटेड ऑनर वुड हैव इनहेरिटेड, जो उसने राइट ट्रांसफर किया गया है द मुस्लिम लॉ, तो मुस्लिम लॉ उसके ऊपर अप्लाई होगा, बिन एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डेथ, जब फौत हो जाएंगे तो ये अप्लाई होगा। ठीक है, अब जहां पे टर्मिनेशन की बात हो रही है तो हो सकता है टर्मिनेशन फौत होने से पहले हो चुकी हो, तो तब तो जो लोग मौजूद होंगे वो सारे वरसा होंगे, अब जब डेथ हो गई है तो जाहिर है ये मुस्लिम लॉ जो है वो अप्लाई हो गया। द लास्ट फुल ऑनर शेल डिवॉल्व, लास्ट फुल ऑनर जो है वो डिवॉल्व करेगा इसको ऑन हर इफ शी लूजेस हर लिमिटेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अगर उसका राइट खत्म हो जाता है तो आखिरी जो फुल ऑनर होगा वो इसको आगे ट्रांसफर करेगा ऑन अकाउंट ऑफ हर मैरिज, अगर उसकी शादी हो जाती है। ये वाली बात ये है कि अगर उस औरत की शादी हो जाती है जिसको राइट मिला हुआ था, डेथ की बात तो सेपरेट है ना, ये डेथ है, डेथ में तो सबको चला गया, मुस्लिम लॉ जो है वो इन्वॉल्व हुआ। अब यहाँ पे मुस्लिम लॉ दूसरी तरह कैसे जो है वो अप्लाई हो रहा है कि अगर उसकी मैरिज शादी हो जाती है तो वो तो किसी और के जेर कफालत जा रही है औरत, तो उस वक्त जो उसका फुल ऑनर होगा, पीछे जो बचेगा इसके बच्चों में से, वो जो है उसको आगे ट्रांसफर करने का हक रखता होगा। सबसेक्शन 2 है व्हेन अ नॉन मुस्लिम, ऊपर मुस्लिम की तो बात हो गई है, ये सिंपल सा था, मेल के लिए या फीमेल के लिए ये बात हो गई। ठीक है, और अब नॉन मुस्लिम के लिए बिल्कुल सादा सी बात है, ये अगर रेड लाइन अगर आप पढ़ें तो सबसे पहला राइट होता है मेल डिसेंडेंट का, बेटों का। ठीक है, अगर बेटे नहीं हैं तो आपकी जो बेवा है उसका राइट है दूसरा। ठीक है, अगर बेवा भी नहीं है तो आपकी जो विडो मदर है, जो आपकी वालदा अगर बेवा हो चुकी है तो उसका तीसरा राइट होगा, ये अगर नहीं मिल रहे। अगर ये भी नहीं है तो आपके मेल कोलेट्रल्स यानी ददियाल में से जो लोग होंगे, कोई आपका चचा ताया उनका बच्चा जो भी होगा वो इसका राइट रखेंगे, और अगर ये भी नहीं होंगे तो आपकी टेनेंसी एक्सपायर हो जाएगी। इस सारे को रीड करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल एक लाइन में समझा दी है। इसमें यह है कि प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट ऑफ क्लास बी एंड डी, बी एंड डी, डी में तो ये है ना कि आपके मेल कोलेट्रल में जाएगा, और बी के डी में मेल कोलेट्रल्स है और बी के अंदर विडो है। इन दोनों सूरतों में देखिए एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ क्लास डी, ये जो आपके रिलेटिव्स को जाना है, लैंड ऑब्टेन इन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज में लैंड ली जाएगी बाय द डिसीज्ड टेनेंट और एनी ऑफ हिज प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो बात हुई है 50A के 58A के अंदर जो बात हुई थी उसमें जो उसके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, कॉमन एंसेस्टर्स क्या होते हैं जिनका बकायदा लिख कर बताया जाता है कि इसको दिया जाए, या प्रेफर्ड एंसेस्टर जो होते हैं। ठीक है, और नंबर 3 है ये कॉमन एंसेस्टर को जो है वो जाएगी। नंबर 3 क्या है, एज अमंग डिसेंडेंट्स एंड कोलेट्रल रिलेटिव्स,
अब डिसेंडेंट या कोलेटरल रिलेटिव नंबर 4 पे थे ना, ये नॉन मुस्लिम की बात हो रही है। क्लेमिंग अंडर सबसेक्शन 2, अच्छा उसके अंदर क्या आता है, द राइट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दैट सबसेक्शन डिवॉल्व एज इफ इट वर लैंड लेफ्ट बाय डिसीज्ड इन द विलेज इन विच द लैंड सब्जेक्ट टू द राइट इज सिचुएटेड। अच्छा ये मतलब क्या बात है, इसमें उसने कहा कि जब कोई एक्सचेंज वाली ऑक्यूपेंसी छोड़ रहा है नॉन मुस्लिम, तो उस सूरत हाल में जब कोई भी नहीं बचा, नंबर 4 पे, पहले 3 तो है ना डायरेक्ट ट्रांसफर है जी, मेल डिसेंडेंट को, उसके बाद विडो को, और अपनी मदर अगर आपकी विडो है उसको चला गया। लेकिन नंबर 4 पे मेल कोलेट्रल, उन्होंने कहा मेल कोलेट्रल्स को जब ट्रांसफर होनी है ना, तो यहाँ पे इस तरह यानी इसको समझा जाएगा कि एक विलेज में वो जमीन जो है वो छोड़ी गई है और उसको आगे आप ट्रांसफर, यानी यहाँ पे विलेज के कुछ रूल्स भी अप्लाई हो सकते हैं, जो कस्टम वहां पे हो सकती है। नंबर 4 सबसेक्शन है व्हेन द विडो ऑफ अ डिसीज टेनेंट सक्सीड्स टू अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, जब उसको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आगे उसने ट्रांसफर करना, ही शैल नॉट ट्रांसफर। विडो के पास जो होता है ना, वो आगे किसी और को ट्रांसफर कर तो सकती है, सेल भी कर सकती है, गिफ्ट भी कर सकती है, लेकिन याद रखिए बाई अ सब लीज फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती। मैक्सिमम टाइम उसके पास 1 साल का है, इससे ज्यादा वो ना उसको सेल उसका राइट कर सकती है 1 साल से ज्यादा, ना गिफ्ट कर सकती है, ना मॉर्गेज कर सकती है। इसको जरा नंबर 4 वाले जो थे मेल कोलेटरल, उनके ऊपर भी विलेज के कुछ रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, और जो विडो वाली बात थी नंबर 2 पे, वहां पे उन्होंने कहा कि 1 साल से ज्यादा ये आगे सबलेट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है कि इरेगुलर ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, any transfer made of a right of occupancy in contravention of the foregoing provisions of this chapter, ऊपर चैप्टर नंबर 5 में जितनी बातें हुई हैं। अच्छा ये सेक्शन 5 भी बार बार यहाँ पे आया, ये सेक्शन 5 वो वाला सेक्शन 5 है जब हम स्टार्ट में राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी पढ़ रहे थे। तो जो चैप्टर 5 है वो ये वाला जो आज हमने किया है, ये डिफरेंट चीजें याद रखिए, ये सेम नहीं है। मेड at any transfer made of a right of occupancy in contravention of the foregoing provisions of this chapter shall be voidable at the instance of the landlord। अगर इन सारी चीजें ये वाली जो आज हुई हैं, अगर लैंडलॉर्ड कहे कि ये मैंने करना है और ये वाले काम सारे लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से करे, तो ये वाइडेबल होंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे एज पर द लॉ। चैप्टर 5A सिर्फ एक बात को बताने के लिए बनाया गया है। चैप्टर 5A क्या है, सक्सेशन टू नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज। नॉन ऑक्यूपेंसी क्या होती थी, नॉन ऑक्यूपेंसी ये है कि कोई टर्म वाला हो, कोई साल ब साल वाला हो, कोई सीजन टू सीजन चलने वाला हो, उनको हम नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज कहते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से होती हैं उनका बड़ा सिंपल सा बता दिया गया। वेयर अ टेनेंट नॉट बीइंग अ टेनेंट ऑफ लैंड रिजर्व्ड बाय लैंडलॉर्ड फॉर अ पर्सनल कल्टीवेशन अंडर एनी लॉ, किसी कानून के बगैर उसके पास है जिसके अंदर फॉर टाइम बीइंग एनफोर्स कोई कानून है, नॉट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उसके पास नहीं है, ना फिर उसने कोई फिक्स टर्म के ऊपर लिया हुआ है, ठीक है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट और डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो फौत हो जाता है। जब वो फौत होता है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के अलावा जो लोग हैं वो फौत होते हैं, तो उनके पास द टेनेंसी शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, बगैर बाकी चीजों को देखे समझे, टू द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई चीज कानून में आड़े आती है, वो सारी चीजों को साइड पे रख के डिवॉल्व ऑन हिज प्रेफर्ड हायर। प्रेफर्ड हायर क्या होता है कि ऐसा वारिस जिसका वो नाम लिख कर दे के जाए कि इसको देना है, एंड फेलिंग सच प्रेफर्ड हायर, और अगर उसने किसी का नाम नहीं लिखा था तो जनाब उसके सबसे बड़े बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ऊपर बात हुई कि अगर कोई चीज इस पूरे प्रोसेस में आड़े नहीं आ रही, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो रहा, अभी फौत होने के 1 दिन के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो फिर क्या शिफ्ट होना उसने। एक्सप्लेनेशन इसमें यह है, अ प्रेफर्ड हायर हायर नेम जो है, एनी मेल चाइल्ड नेम इन राइटिंग बाय द डिसीज्ड, वो लिख कर अगर देखे जाए, वो मैंने आपको बता दिया है, सबसेक्शन 2 है, इफ द डिजीज्ड
डिसीज्ड टेनेंट हैज लेफ्ट नो सच पर्सन एज द मेंशन। अब ये फिक्स टर्म वाले लोग ही हैं ना, 10 साल के लिए जमीन ली थी, 5 साल के बाद वो फौत हो गया, तो अगर उसका कोई मेल मेंबर नहीं है तो उसकी ये जो टेनेंसी है वो एक्सपायर हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ऑन होम द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मे डिवॉल्व अंडर सबसेक्शन द राइट शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। ऊपर वाला अगर कोई मेल मेंबर मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो उसकी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो उसका है वो खत्म हो जाएगा। तो ये था जी आज का चैप्टर 5। उम्मीद है यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हमने बहुत तसल्ली से जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के ट्रांसफ़र को देखा है, फिर सक्सेशन को देखा है, और इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का थोड़ा सा डिफरेंस भी देखा है। तो हमें दुआ में आपने याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। हमें खुशी है कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए भी ढेरों दुआएं। अल्लाह हाफिज़।